टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, पहला जो है सेंटोस इंडिसिजिवनेस हैज रिवाइव्ड इंसर्जेंसी इनटू द मणिपुर। तो बीजेपी के जो लीडर हैं वही अब डिवाइड हो गए। टोटल नियर अबाउट इनका 37 सीट्स थी आउट ऑफ, तो अभी इसमें से 20 विरोध कर रहे हैं, 37 या 38 में से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मार अपेक्स बॉडी है, ये कम्युनिटी है वेल, और वो अभी ये कह रहे हैं कि अभी जो मणिपुर का डिवीजन है वो कम्युनल नहीं है, कम्युनल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे भेज के। अभी तक तो ट्राइबल था कि ट्राइब लड़ रहे थे, लेकिन अब आप ये दिखाना स्टार्ट कर दे कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी तो वो कन्वर्जन है ना, लेकिन मेन तो लड़ाई हिल्स में जो रहता है और जो वैली में रहता है। वैली में मिटीज रहते हैं, लेकिन बाय द वे वो उनकी मेजोरिटी हिंदूज हैं। मिटीज एक जैसे उस एरिया में जो भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि रिलीजन से रिलेटेड है, एक ट्राइब है, उसमें कन्वर्ट हिंदू भी है मुस्लिम भी है। क्योंकि मुझे पता नहीं था, एक मेरी स्टूडेंट थी वो मिटीज थी, मुझे नहीं पता था। मैं एक बार मणिपुर गया था तो मुझे घुमाई भी थी पूरा, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये होने लगा तो मैं उसको कॉल करा कि मतलब क्या हो रहा है, तो वो बताई कि वो थी मुस्लिम लोग लेकिन वो मीटी थी। तो मुझे, मैं जब पहली बार गया था, अब ये लड़ाई वड़ाई नहीं हो रहा था, उसके पहले गया था, तो वो जब ट्राइबल एरिया में लेके जाती थी घुमाने तो कहती थी दीज आर ट्राइबल्स, दे ईट सच थिंग। तो अपने आप को वो ऊपर समझते। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये भी मणिपुर की है, ये क्यों इनको कह रही है कि ट्राइबल्स है, ये भी तो ट्राइबल्स है। लेकिन जब अभी ये लड़ाई होने लगा, जब मैं ये पढ़ा मीटीज उड़ी, तब लगा कि अच्छा ये मीटीज है और अपने आप को मीटीज वहाँ पे अपर क्लास टाइप का समझते हैं और उनके साथ उनको नीचा समझते हैं। बाद में मुझे ये पता चला, पहले नहीं था। पहले मैं सरप्राइज करता था कि ये भी तो यहीं की है, मणिपुर की। और वो जब घूमने हम लोग जाते थे डिफरेंट एरिया में, तो जो वहाँ पे बेचते उचते थे, तो हम लोग फ्रूट व्रूट लेते थे, तो वो लगती थी कहने की सर दीज फ्रूट्स बिलोंग टू द ट्राइबल्स। नहीं होता, वो जूस वूस बेचते हैं लेकिन वो नशा वसा टाइप का होता है। तो मतलब तब मैं नहीं पूछ पाया कि वाई यू आर टेलिंग कि दीज आर द ट्राइबल्स, यू आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेम ट्राइब। तो अभी पता चला कि अब लड़ाई होने लगा, तब लगा कि हाँ ये जो है इसमें भी काफी डिवीजन है। ऐसे मुझे नहीं पता था कि ट्राइबल्स में भी कास्ट होता है। एक बार और की केस है, जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, तो उस समय एक मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, तो उनका कुछ वो लव अफेयर चल रहा था। तो कहा कि अमित शादी करना है, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो जो है आपकी फ्रेंड, उनका क्या है? तो वो कहें वो भी ट्राइबल है। तो मैंने कहा तो इसमें क्या दिक्कत है? वो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। लेकिन इंडिया में, जैसे मैं नहीं बता रहा था कि मुस्लिम्स में भी क्लास कास्ट हो गया है, कि उसमें भी 2 मस्जिद बनती है। क्रिश्चियनिटी में भी, इंडियन क्रिश्चियन में 2 कास्ट होता है। जो कन्वर्ट होते हैं उनका वो चर्च अलग होता है। तो वो बताए कि हम अपने टाइम में हम अपर कास्ट हैं। तो मैंने कहा लो, मतलब अभी तक यही माना जाता था कि ट्राइबल्स आर द सेम, दे आर इक्वल, उनमें कोई नहीं है। लेकिन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द हिंदुइज्म देयर इज द हायरार्की, उसमें भी डिवीजन है। आप ट्राइब में भी देखिएगा, वो अपने आप को, कुछ लोग जो अपर क्लास हैं वो अपने आप को अपर कास्ट समझने लगे, और नीचे वाले को, जैसे नहीं होता कि जो चीफ रहा होगा, चीफ से रिलेटेड जो रहे होंगे, वो अपने आप को वो राजपूत छत्री समझने लगे। तो कहें कि इसलिए घर वाले मेरा विरोध करेंगे। तो दैट इज द केस। इंडिया में जो कल्चर का इम्पैक्ट होता है वो दूसरों पे भी जाता है। जैसे जब ट्राइबल हमसे एसोसिएट कर रहे हैं, तो हमें जो हायरार्की है हम लोग उनको भी दे देते हैं। दैट इज द थिंग। Okay, then Kerala to appoint the officer to address the complaint for the transgender person. तो ऑलरेडी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, राइट टू द ट्रांसजेंडर पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी एक्ट है। तो उसमें अभी हम कर रहे हैं कि जो एक अलग से करेंगे कि किसी ट्रांसजेंडर को किसी ऑफिस में दिक्कत हो रहा है, तो कंप्लेन एंड रिड्रेसल के लिए एक अलग से ऑफिसर हो। दैट इज वी आर मेन एमिंग फॉर द। ओके, देन वी विल सी दैट द, यहाँ पे मेन हम पढ़ेंगे कि गोदावरी जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम देखेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी का क्या सोर्स है, बस इतना कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स है वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग दैट द फोर रिंग्ड बटरफ्लाई जो इंडिया में नहीं मिलती थी अभी तक, वो पाई गई है। और कहाँ पे पाई गई है उसको लोकेट करेंगे, ताकि प्रीलिम्स में अगर पूछे तो वी विल हैव द क्लियरिटी। देन वी विल सी दैट द, ये टोटली है कि जो यामिनी कृष्णा मूर्ति थी, भरतनाट्यम की सबसे बड़ी और क्लासिकल डांस के लिए नाम था इनका, तो इनका डेथ हुआ है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस आर्टिस्ट। देन वी विल बी सीइंग दैट द रूइनिंग मैजेस्टी रूइंस,
तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है विजयनगर एम्पायर, वो बहुत बड़ा एम्पायर था जो तमिलनाडु एंड कर्नाटका का भी एरिया है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं विजयनगर एम्पायर? उसके जो कृष्णा देव राय थे, दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस उस समय के जो किंग थे। वो लिटरेचर भी लिखा हुआ है, उनका लिटरेचर काफी फेमस है। तो उसके बारे में देखेंगे। उनका जो एक टेम्पल है उसका पिक्चर्स दिया हुआ है, और उस एरिया में जो स्टोन है उसका क्वायरिंग हो रहा है। तो स्टोन जब आप निकालने लगते हैं जमीन से, तो आसपास के जो एरिया होते हैं वहां पे थोड़ा सा अर्थक्वेक का चांसेज होता है। जैसे है ना कि आप नीचे पत्थरों के पत्थर है, धीरे धीरे आप निकालते हैं, आपको लगता है कम निकाल रहे हैं, लेकिन आप वर्षों तक निकालेंगे तो वो एक तरीके से पूरा खोखला बनने लगता है, और ऊपर का जो भार ज्यादा होगा वो एक ही बार डिस्प्लेस होगा, तो अर्थक्वेक का चांसेस है। तो ये मैन द्वारा क्रिएटेड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है, ये मैन जो अपनी एक्टिविटी से क्रिएट करता है, दैट इज द थिंग। देन वी विल सी दैट द व्हाई डिड कोर्ट रिविजिट बार ऑन द सब कोटा। तो सब कोटा हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, किसके में ये सब कोटा देने की बात हो रही है, 2 दिन से डिस्कस करते हैं। एससीज में जो अभी तक हम नहीं दे रहे थे, दैट इज तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे कि क्या मेन रीजन है और क्या क्या स्टेटमेंट है। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट कि वायनाड में जो लैंड स्लाइड है तो उसका फ्यूचर में कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। एंड आफ्टर दैट एल्जाइमर से रिलेटेड एक नई हमने मेथड ढूंढा है जिससे कि एल्जाइमर का हम टेस्ट अर्ली स्टेज पे कर लें। जैसे एल्जाइमर जब हायर स्टेज पे होता है तो वापस लाना मुश्किल होता है। जैसे होता है ना आदमी अभी थोड़ा थोड़ा भूलना स्टार्ट करे, एल्जाइमर में क्या होता है आदमी भूल जाता है, अपना ही घर याद नहीं रहेगा, अपने ही खुद के रिलेटिव का नहीं पता रहता है, आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो कोई ना कोई उसको पास में मतलब सब कुछ याद दिलाने के लिए रहना चाहिए, होता है ना एल्जाइमर का। तो ये चीजें अगर अर्ली स्टेज में हो जाए तो चीजें संभाली जा सकती हैं, दैट इज द मेन थिंग। पहला जो हम न्यूज स्टार्ट करते हैं ऑन द फ्रंट पेज, आर्टिकल 311 यहाँ पे है कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको पाया गया है कि दे वर इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पूरे ट्रिब्यूनल पे जाके पूरा केस चलता है, और वो केस फ्री में सब प्रोविजन होता है। इसीलिए लोग क्यों सरकारी जॉब चूज करते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी होती है, बड़ा मुश्किल से निकाला जाता है, नहीं निकाल पाते हैं जल्दी जब तक एकदम प्रूफ ना हो। लेकिन आर्टिकल 311 एक स्पेशल प्रोविजन है जहां पे बिना आप उनको प्रॉपर तरीके से बताए भी निकाल सकते हैं जब बहुत ग्रेव केस होता है, विदाउट इन्फॉर्मिंग। देखिए यहाँ पे है कि उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि सिर्फ उनको ट्रायल नहीं चलाएंगे, सिर्फ चार्ज बता देंगे, बहुत ग्रेव केस है, और वहां से डिसमिसल होता है। 311 का बहुत रेयर केस में यूज होता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डायरेक्ट अपने पावर से इनको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो नियर अबाउट 5 पुलिस ऑफिसर थे और 1 टीचर थे, और कश्मीर वैली में जो खासकर जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फिर जो ड्रग का स्मगलिंग था, वो सब पैसे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में दे रहे थे। तो ये आर्टिकल 311 ये देखिएगा सर्विसेज से रिलेटेड है, और इसमें स्पेशल पावर देता है कि सिविल सर्वेंट को रिमूव कर सकते हैं विदाउट द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। यहाँ पे लिखा है ना विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो ये आर्टिकल इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्मली यू हैव टू गो फॉर द ट्रायल चलाना पड़ता है, पूरा प्रूफ करना पड़ता है कि आपकी इनकैपेसिटी थी या जो भी आपने वायलेट किया, उसके बाद ही निकालते हैं। वो भी केस बहुत लंबा चलता है, पहले सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन के बाद केस चलता है, और मैक्सिमम सिविल सर्वेंट जीत जाते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता। मैक्सिमम ये दिखाते हैं कि मैं अपने कैपेसिटी में काम कर रहा था, भले वो फॉल्ट हो गया, ऐसे ऐसी चीजें देके वो चीजें हो नहीं पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केस एक्सेप्शनल है क्योंकि वो डायरेक्ट टेररिस्ट फंडिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट इज द मेन रीजन। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे दिया है कि एक करकिटाका वावू, ये एक उनमें रिचुअल्स है, केरला में मनाया जाता है। इसमें यह है कि जब जैसे हम लोग होता है ना अपने एंसेस्टर को, फादर्स के लिए अपना एक रिचुअल्स मनाते हैं ना, क्या मनाते हैं उसको, पितृपक्ष या कुछ ऐसे होता है ना, पितृदान कुछ होता है।
तो सेम उनमें ये है कि वो भी अपने पूर्वजों को याद करके जाके किसी रिवर्स में या वहाँ का जो बीच होता है वहाँ, जैसे यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का है, तो यहाँ पे इन लोगों को जाके जनरली ये चढ़ा के जाके नहाते हैं। तो यहाँ पे फ्लड कंडीशन है, काफी डेंजर लेवल पे इस समय लेवल है पानी का, तो इसीलिए रोक लगा दिया गया है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन मेनली ये एसोसिएटेड है कि अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए ये लोग जाके रिचुअल्स करते हैं। फिर उसके लिए खाना, जैसे हम लोग भी खिलाते हैं ना पितृदान के दिन, तो ये भी लोग उस दिन खाना खिलाते हैं। और नाम सिमिलर ही है। व्हाट इज द नेम? नेम ऑफ द रिचुअल्स इज पिंडाहा दाना। जैसे हम लोग पिंडदान को बोलते हैं ना, तो इसमें DH लगा देते हैं। जैसे तो को साउथ में थ बोलते हैं, ड को लोग ढ बोलते हैं, तो वहां पे भी ये है। तर्पणम है जहाँ पानी चढ़ाते हैं, और डोनेशन में चैरिटी करते हैं। तो जो ये सब चीजें हमारे वहां पे भी होता है, जस्ट नेम चेंज है, ओवर ऑल प्रोसेस सेम है। और ये किस दिन होता है? एकादशी के दिन होता है। तो जिस दिन एकादशी कहीं दिया होगा, कहीं दिख रहा है? अच्छा, अमावस्या के दिन, डे ऑफ द अमावस्या, न्यू मून जब होता है, और मैक्सिमम ये जुलाई एंड अगस्त में ये पड़ता है। दैट इज द, क्योंकि हम ये मून वाला लूनार वाला कैलेंडर को के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। लूनार कैलेंडर में क्या होता है? 3 दिन का डिफरेंस होता है। लूनार 27 दिन पे ही रिवॉल्व कर लेता है, और जो हमारा सोलर का है वो 30 दिन के आसपास होता है। तो इसीलिए 365 दिन इसमें होता है, इसमें 3 दिन का डिफरेंस हर मंथ में आ जाता है, तो 1 मंथ का भी डिफरेंस होता है। इसीलिए आप देखिएगा जो हिंदुइज्म या इस्लाम से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल हैं उनके डेट आगे पीछे होते हैं, क्रिस्टियनिटी वाले सेम रहते हैं, क्योंकि वो कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? सोलर वाला जो होता है, उनका घूमता रहता है। वही चीजें कभी जनवरी में आएगी, कभी फरवरी, मार्च, वो सारे मंथ में हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एक मेन है कि एक हम लोगों ने यूएस के साथ प्रमोट करना स्टार्ट किया था, ताकि पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज हो, एक दूसरे को कल्चर को करें। तो हम लोग फंडिंग कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे वहाँ एक एक्ट है, उसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कभी पढ़ाया है ये क्लास में? पहले बताया, ये याद आ रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? फॉरेन का मतलब विदेश से, कंट्रीब्यूशन का मतलब सहायता है, रेगुलेशन का मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए हमने एक्ट बनाया। ठीक है, जैसे अब कोई भी देश है, मैं एनजीओ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर गरीब कंट्रीज में है तो वहां से तो फंडिंग उतनी नहीं आ पाएगी, यूएस एंड यूरोप से आ सकती है फंडिंग। तो हम लोग जनरली फंडिंग बॉर्डर को ओपन रखते हैं, कोई भी कहीं पे भी फंडिंग कर सकता है, होना भी चाहिए भाई। अब गरीब देश है तो कहाँ से आएगा? यहाँ पे मानिए हम कोई संस्था चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, और पैसे नहीं है, तो फॉरेनर्स के पास पैसे हैं लेकिन चैरिटी वो करना चाहते हैं, तो वो चैरिटी कर सकते हैं। अब दिक्कत है कि चैरिटी के नाम पे अगर वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो हमें बेच रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ये सोचने लगे कि मैं भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना लूं, क्यों उनसे खरीदूं? ठीक है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करे कि एक प्लांट स्टार्ट करे। अब यूएस को ये लगे कि कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, ये भी अपना खुद का न्यूक्लियर एनर्जी बना लेंगे, तो हमारा कैसे बिकेगा? बिकेगा तभी तो। ओवरऑल दुनिया में क्या चल रही है कि एक आदमी बेच रहा है, एक आदमी खरीद रहा है, तभी तो चल रहा है। और जो ज्यादा बेच रहा है और कम खरीद रहा है वही अमीर है। अमीर कौन है? जिसके पास इनकम ज्यादा है, आउटकम कम है। तो ओवरऑल बैलेंस वही है। तो यूएस के पास बैलेंस कब तक है? जब तक वो इंडिया को हथियार बेच रहा है, टेक्नोलॉजी बेच रहा है। जिस दिन हमारे पास हथियार टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो बराबरी हो जाएगा और वो कम हो जाएंगे। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो चैरिटी तब तक करेंगे जब तक आप नीचे रहें। होता है ना, दोस्त दोस्त में दोस्ती तभी तक होती है जब तक आप नीचे रहें। जिस दिन दोस्त को लगे कि अरे ये तो निकल रहा है, उस दिन थोड़ी सी खटपट स्टार्ट हो जाती है। ये आपने देखा होगा। दोस्ती यारी तभी तक होती है जब तक आप थोड़े से बराबरी या नीचे चल रहे हो। जब जब ये लगने लगता है कि चीजें अब आगे जा रही हैं हमसे, तो वहां पे थोड़ा सा ह्यूमन टेंडेंसी है। आप लोगों ने और पिक्चरें वो तो देखी होगी ना, वो कौन सी पिक्चर थी आमिर खान की, 3 इडियट। उसमें एक सीन दिखाता है ना कि जब वो तब पहली बार मुझे समझ में आया कि दोस्त जब तक नीचे रहता है तब तक दोस्ती प्यार मोहब्बत रहता है। जब दोस्त का रैंक आगे आ जाता है और फर्स्ट आ जाता है तब तो और दुखी हो जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यूएस का है ऐसे तो दिखाएगा कि बहुत प्यारी दोस्ती है, या चाइना या कोई भी। लेकिन जिस दिन उनको लगने लगे कि अरे इनके पास खुद की टेक्नोलॉजी आ रही है, खुद की डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के आसपास जो भी एनजीओ है उसको पैसा देके
प्रोटेस्ट करवाना स्टार्ट कर देंगे कि इससे रेडिएशन होगा, डेथ हो जाएगा, हम नहीं बनने देंगे, ताकि चीजें डिले हो जाए, चीजें बन ना पाए। यही होता है ना। आप देखिएगा जितने भी सोलर पावर प्लांट अभी बन रहे हैं, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। जेन्यून भी होता है कई बार रीजन कि आप पहले रेडिएशन की सेफ्टी मेजर लें, लेकिन कई बार होता है कि फंडिंग के थ्रू भी होता है कि विदेशी कंपनी फंड कराती है एनजीओ को, देके एनजीओ देगा, एनजीओ की क्या है, पैसा लीजिए फिर किसी के लिए काम कीजिए। बहुत रेयर केस में एनजीओ होता है जो रियल में लोगों के लिए काम करते हैं। इंडिया में जो एनजीओ का है बड़ा खराब नेम है। इंडिया का दिक्कत है कि जितने भी अच्छी चीजें बदनाम है। डॉक्टर सबसे ज्यादा बदनाम, टीचर सबसे ज्यादा बदनाम, ये सब नोबेल और देशों में माना जाता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इंडिया में दैट इज नॉट नोबेल। नोबेल जितना चीज है वो उसमें एकदम मतलब लोग सस्पिशन के नजर से देखते हैं। आप यहाँ पे किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, सस्पिशन के नजर पे देखेंगे। आप टीचरों का क्या हालत है, आप किसी भी स्कूल में जाइए, पढ़ा रहे हैं, पैसे इतने आ रहे हैं, वो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा भी नहीं पढ़ाते हैं। मिड डे मील है वो भी खा जाते हैं, बैग आता है वो भी खा जाते हैं, ड्रेस व्रेस क्या क्या आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत रेयर केस में होता होगा कि कोई ऐसा टीचर एक्सेप्शनल मिल जाता होगा जो करता है, उसमें भी है, लेकिन दिक्कत है कि लोग करते नहीं है इन सब प्रोफेशन में। लॉयर है, लॉयर से लोग डरते हैं कि अब भी जाएंगे फंसा के और खा जाएगा, जितना केस से मेरा वापस नहीं आएगा उतना ये लॉयर मुझे घुमा घुमा के खा जाएगा, और लॉयर इज द वेरी गुड प्रोफेशन। सेम ऐसे ही एनजीओ का है। एनजीओ बहुत ही अच्छी चीज है और सब जगहों पे, लेकिन इंडिया में एनजीओ इसलिए बनाया जाता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करे। टैक्स में डिडक्शन होता है तो लोग पैसा देते हैं और उसको कन्वर्ट करके फिर से वापस दे देते हैं, ये होता है। मैं भी एनजीओ चला रहा था, मेरे पास बहुत ऑफर आता था जब दिल्ली में रहता था कि आप मेरा इतना पैसा ले लीजिए और कन्वर्ट करके वापस दे दीजिए। तो मैंने कहा मतलब आपको असली में देना है तो थोड़ा ही दे दीजिए, लेकिन कन्वर्जन वाला तो काम नहीं हो पाएगा। लोगों को ऐसा ही लगता है, लोग बहुत सस्पिशन से देखते। जैसे मेरा सीए था, मैं आरओसी ओरसी भरवाना होता था तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, उनको लगता था ये इलीगल से कमाते। मैं बोलता था अरे अपने पॉकेट से लगा के मैं चलाता हूँ, मतलब एक भी फंडिंग नहीं थी तो, लेकिन मानते नहीं थे। दिक्कत यह है कि ऐसा लोगों ने मतलब पास्ट में करके दिया है कि लोगों का सस्पिशन होता है। आप अच्छा भी काम करते हैं तो कई बार बैक साइड में लोगों ने ऐसा काम किया है कि लोग सस्पिशन के नजरों से देखते हैं। तो सेम इज द इन द इंडिया। तो इंडिया में ऐसी केसेस थी कि जो एंटी जो कन्वर्जन का पैसा था बाहर से आता था, कन्वर्ट करके फिर व्हाइट मनी में होता था और एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए था। इसीलिए हमने ये एक्ट लाया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर फॉरेन से कोई किसी को फंड कर रहा है तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी जितनी भी फंडिंग है एंटी नेशनल एक्टिविटी में नहीं है। और एफसीआरए जो होता है वो गृह मंत्री के अंडर में काम करता है। जो गृह मंत्रालय है वो पूरा चेक करता है और प्रॉपर तरीके से उनको दिखाना पड़ता है कि कैसे पैसा आया, कहाँ आपने खर्चा किया और कौन सी एक्टिविटी में किया। तो कई बार ये प्रोसेस इतना कई बार हर्डल क्रिएट करता है कि कई बार जब रियल में भी लोग अच्छा करना चाहते हैं तो वो पैसे नहीं आ पाते हैं और ऑफिसर्स के पास दौड़ते दौड़ते उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि इंडिया और यूएस ने हमने एक म्यूचुअली डील किया था कि हम प्रमोट करेंगे गांधी जी से रिलेटेड और उनके जो हीरो हैं, कौन हीरो हैं जिन्होंने ब्लैक राइट के लिए लड़ा था। मंडेला तो अफ्रीका में लड़े थे ना, ब्लैक राइट के लिए यूएस में। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, जिनको बाद में गोली मार दी गई थी। तो अरे इनका बहुत फेमस एक स्पीच है, माई आई हैव ए ड्रीम, सुनिएगा। वो बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत फेमस है कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्लैक्स को, सोचिए ब्लैक्स को राइट 1962 में जाके मिला है वोट देने का राइट। यूएस अपने आप को इतना डेवलप समझता है, लेकिन इंडिया ने अपने वहाँ के सारे लोगों को जो वोटिंग राइट दे दिया था 1947 में दे दिया था। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तभी लिख दिया था, और जब 1950 में हमने डिक्लेयर किया अपना तो सबको राइट था। एडल्ट फ्रेंचाइजी था कि 18 साल से ऊपर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्लास एनीथिंग, वी वर प्रोवाइडिंग द सफरेज जो वोटिंग राइट होती है। लेकिन यूएस में लड़ना पड़ा बहुत, तब जाके उन्हें 1962 में के आसपास जो राइट था वोटिंग राइट्स ब्लैक को मिला। वुमेन्स को भी राइट बहुत लेट से मिला है, यूएस क्या ब्रिटेन में भी बहुत लेट से मिला है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा था कि हम उनसे ज्यादा डेमोक्रेसी। ऐसे एक बार ओबामा आए थे तो ओबामा बोल रहे थे कि वी आर द ओल्डेस्ट, इंडिया के पार्लियामेंट में जब आए थे, जब वो प्रेसिडेंट थे, कि वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया के ही एक पार्लियामेंटेरियन है सीताराम येचुरी, सीपीआई के लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसे यू आर ओल्डेस्ट,
ओल्डेस्ट तो हम हुए ना, आपने तो अपना जो वीमेंस का हुआ, ब्लैक्स का हुआ, वो तो राइट 1947 के बाद दिया, हम तो 1947 में दे दिए, तो हम तो लार्जेस्ट भी हैं, ओल्डेस्ट भी हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी तभी तो होगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, आपने एक सेक्शन को दिया ही नहीं, तो तब तक डेमोक्रेसी नहीं है ना, जब तक आपका मानिए 10-12% है, लेकिन आपने दिया तो नहीं है ना, तो वो लोग तो बिना डेमोक्रेटिक राइट्स के हैं, तो दैट इज द रीजन। तो ओके, तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग और इनसे रिलेटेड एक हमने फंड स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू हम ग्लोबल लेवल पे इनसे रिलेटेड जितनी भी इनकी थ्योरी है, इनके जितने एक्टिविटी है, वो प्रमोट करना चाहते थे। इस पे स्कॉलरशिप, जो हमारा थॉट प्रोसेस था, उस पर हम काम करना चाहते थे। लेकिन इतना दिक्कत है कि ये फंडिंग इसमें फंस गया, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, और इसके चक्कर में जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है और जो होम मिनिस्ट्री, उसमें टसल होता रहता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने इसको साइन किया था, तो उनका काम हो गया ना इम्प्लीमेंट करें, लेकिन फंसा कहा था होम मिनिस्ट्री पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको फंसा के रखा था। तो आप देखिए, मिनिस्ट्री आपस में नहीं निकाल पा रहे हैं, आम जनता के लिए कितना दिक्कत होता होगा। जब ये नहीं क्लियर करवा पा रहे हैं, तो हमारे आपके पास अगर हम एनजीओ स्टार्ट करें और ऐसे पैसे आता है, तो काफी हर्डल हो जाता है। ये भी दिक्कत है कि गवर्नमेंट को जब जब लगता है कि कोई एनजीओ उनके खिलाफ कुछ पब्लिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका भी फंड ये लोग रोक लेते हैं। तो काफी ये न्यूज में रहता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, वो कंटिन्यूअसली न्यूज में है, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ है। क्लियर हो रही है ये चीज, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये भी चीजें साफ हो रही हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो मिनिस्ट्री है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गई ये। कल हम लोग ने क्लाउड बॉस के बारे में पढ़ा था, क्या है कल, क्या डिफाइन किया था? एक घंटा में 100 मिलीमीटर, ये अगर बारिश का लेवल है तो वो क्लाउड बॉस में लिया जाएगा। छोटे से एरिया में, एरिया छोटा हो, मानिए गोरखपुर का ये पैडलेगंज है, इसी पैडलेगंज में इतना तेज, एक ये 100 मिलीमीटर का मतलब होता है कि जितने भी पानी के वापस जाने के रिसोर्स हैं, जैसे पानी क्या होता है, बारिश आता है, नाली के थ्रू बह जाता है, तो हमें लगता नहीं कि कितना बारिश हुआ। मानिए आपका छत है, आपके छत ने को चारों तरफ से बाउंड्री लगा दिया, जाने का कोई नहीं है, तो 1 मिनट में उसका जो लेवल है हाइट, वो 100 मिलीमीटर बढ़ जाए, तो दैट इज कंसीडर एज द क्लाउड बर्स्ट। जनरली हमें दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी बारिश इतना तेज होता है कि आपका मतलब 7-8 घंटे बारिश हो जाए तो आपके इतना पानी आ सकता है, अगर जाने का ड्रेनेज नहीं हो, तभी उसमें से डूबने, सब चीज बहने का होता है। और वो चीज अगर पहाड़ों पे होती है तो फ्लो बहुत तेज होता है, जैसे जमीन पे इतना है तो कम उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन सोचिए ऊपर से नीचे आ रहा है उस बहाव से, तो जो रास्ते में घरे वरे होती होंगे हिल साइड पे, सबको वो बहा के ले जाता है। दैट इज द मेन थिंग, और इसी के कारण जितने भी डेथ होती है वो होती है ऑन द हिली एरियाज। क्लियर हो रहा है ये, व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट? और क्लाउड बर्स्ट मैक्सिमम पहाड़ों पे क्यों आता है? मैक्सिमम पहाड़ों पे इसलिए आता है, जैसे अगर प्लेन एरिया है तो कैसे बारिश होता है, बादल आया, ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है, कंडेंस होता है, जब वो कंडेंस होके जब ग्रेविटी ज्यादा लगने लगती है, अप ड्रिफ्ट जो फोर्स होता है उससे ज्यादा होगी, तो वो बारिश बन के नीचे होगा। प्लेन पे नॉर्मली धीरे धीरे होगा, लेकिन मानिए पहाड़ है, तो एक पहाड़ है, बादल घुसा और उधर नहीं निकला, प्लेन में होता है तो बह जाता है। पहाड़ों में क्या होता है, वहीं पे ऊपर चढ़ने लगता है, तो एकाएक मानिए तीनों तरफ से पहाड़ है और एक तरफ से बादल के आने का रास्ता है, इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, जस्ट इमेजिन कीजिए, और रास्ता बादल के जाने का एक ही है। बादल आए जा रहा है, आए जा रहा है, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए पहाड़ी एरिया में क्लाउड बर्स्ट कॉमन है और बहुत ज्यादा आता है। क्लाउड बर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा जब ज्योग्राफी में सर पढ़ाएंगे आपको, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल, तो दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। वैसे इतना ही काफी है कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा है ना? डेफिनेशन यही है कि 100 मिलीमीटर अगर हो गया एक घंटे में, दैट विल बी मोर देन 100 मिलीमीटर, दैट विल बी द क्लाउड बर्स्ट। सिल्लेदु हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। जो डिस्ट्रिक्ट है अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू के बारे में एक दिन पढ़ा था, सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, एक दिन डिस्कस किया था। हंगर स्ट्राइक पे तो नहीं थे, वो तो श्री राम लुल्लू थे। आपका तो कुछ सही जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं वो तो जो आंध्र प्रदेश के डिवीजन की बात हो रही थी, श्री राम लुल्लू, जिनके डेथ के बाद आंध्र प्रदेश बना था, तो वो तो अलग थे। श्री राम लुल्लू इज डिफरेंट।
ये जो है अल्लूरी श्री राम राजू, ये मैंने बताया था कि ये एक रिवोल्यूशनरी थे, रिबेल हुआ था, रंपा रिबेल, आंध्र प्रदेश में। मैं कहानी बता रहा था, एक पिक्चर का भी नाम बताया था, ट्रिपल आर में थोड़ा थोड़ा दिखाया है जो वहां पे। तो इन्होंने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अंग्रेजों ने लगाया था 1992 में, उसके विरोध में इन्होंने अपना गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दिया था। ट्राइबल्स थे ये भी, और वहाँ के जो ट्राइबल्स थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे कि यहाँ पे खेत काट दिया, जला दिया जंगल, फिर शिफ्ट कर गए दूसरे जगह। तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनको एक जगह से शिफ्ट करने के लिए बोला, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उस पर रोक लगा दिया था। और वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू बोलते हैं, PODU वहाँ पे नाम है। तो ये लोग का अब रोजी रोटी का सवाल है ना, जब मैं पूरी जिंदगी, पूरी मेरी पूरी पीढ़ी का यही है कि मैं खेत यहाँ जंगल काटता हूँ, जलाता हूँ, और वहां पे खेती करता हूँ, 5 साल फिर शिफ्ट करता हूँ, तो एकाएक हम ट्रेडिशन कल्चर नहीं चेंज करते ना, वो तो बहुत हमारे से लगाव होता है। तो दैट्स वाई वहां पे विद्रोह हुआ था, तो इसलिए दैट इज उनका फेमस है। इन्हीं के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, उन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट न्यूज यही है कि ये लड़ाइयाँ कंटिन्यूसली चल रही है। जो हमार है ये, अगेन द कम्युनिटी, द ट्राइबल, जो मेनली हिल पे रहते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज द हमार, उनका अपेक्स बॉडी है जो डिसीजन लेता है। तो वो विरोध कर रहे हैं, जो अभी बीच में ऐसा बुलाया गया था कि मीटिंग, कि मीटीज मिलके आपस में वो डिसीजन लेके वो लड़ाई बंद कर दें। तो ये लोग कह रहे हैं नहीं, जब तक हमें रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, हिल एरिया पे जितने भी जो डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको मारा गया है, सबके साथ पहले आप उनका रिहैबिलिटेट कराइए, कंपनसेट कराइए। ये भी दिक्कत चल रही है कि MP जो बीजेपी के अभी नैरेटिव जो है अभी ट्राइबल से चेंज करके कम्युनल बनाने की कोशिश हो रही है, कि क्रिश्चियन मैक्सिमम जो है, अभी आप देखिएगा तो जो हिल पे रहते हैं वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिए हैं, कुकी जो है, और जो मिटीज हैं दे आर द मोस्टली हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऐसा नहीं हिंदूज ही सिर्फ है, मुस्लिम्स भी हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो मेरी स्टूडेंट थी वो मुस्लिम थी, लेकिन वो मीटी थी, हिंदूज भी हैं। तो वो ट्राइबल है। ट्राइबल में कई बार होता है कि सेम ट्राइब रहेगा, वो कन्वर्ट बाद में होते हैं। ट्राइबल का क्या है, उनका पहले तो कोई रिलीजन नहीं था, धीरे धीरे क्रिश्चियन आया तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, और धीरे धीरे हिंदू भी उस एरिया में गए, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है RSS, इन्होंने भी हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया। उनके बहुत अलग देवता होते हैं, उनका देवता और हिंदूज का देवता बहुत डिफरेंस होता है ना। उनका किसी जंगल को पूजा कर रहे हैं, किसी उनको पशु पक्षी हैं उनको अपना देवता कर रहे हैं, तो उनका कल्चर भी बहुत अलग है। जो हम लोग ये सब मनाते हैं, दिवाली होली, उनमें नहीं होता, उनका अलग ही कल्चर है, कि कुछ वो अपने में अलग तरीके का डांस कर रहे हैं, अलग तरीके का कुछ उनका पकवान है, दैट इज डिफरेंट। तो ये इश्यू अभी चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम ये लड़ाई क्रिश्चियन एंड हिंदूज में हो रहा है। बीच में हमने देखा था कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरी इसको क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि कुकीज को ही मारा जा रहा था ना, कुकीज आर मोस्टली क्रिश्चियन, तो इसको एंगल कम्युनल बना के देखने की कोशिश हो रही थी। एक चीज याद रखिएगा, ये अरम्बाई टेंगोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से लड़ाई करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है कि कुछ लोग ग्रुप बना के और मारते हैं। तो मिटीज ग्रुप के हैं और ये कुकीज को मार रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी न्यूज में थे, दैट इज द मेन थिंग। टोटल 37 MLAs बीजेपी के हैं, 20 कह रहे हैं कि वो मतलब वो भी महसूस कर रहे हैं कि देयर इज द कम्युनल एंगल ऑफ द दिस सिविल वॉर दैट इज गोइंग इनटू द मणिपुर। यहाँ पे इसी चीज को लेकर विरोध हो रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है केरला टू अपॉइंट ऑफिसर टू एड्रेस द कंप्लेंट फ्रॉम द ट्रांसजेंडर पर्सन। तो जो एक्ट हमने बनाया है, ये एक्ट को लिख लीजिएगा, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 में करा, और इसमें हमने प्रॉपर तरीके से जो सजा थी, जैसे ट्रांसजेंडर अगर पर्सन के खिलाफ कोई क्राइम था तो सजा को हमने थोड़ा सा टफ कर दिया था, और उसमें हमने प्रोविजन दिया था कि एक ऑफिसर, हर जो गवर्नमेंट की ऑफिस होगा तो एक आदमी को एक ऑफिसर, नोडल ऑफिसर डिक्लेयर करेंगे कि किसी ट्रांसजेंडर को कोई दिक्कत है तो उसके पास जाके कंप्लेन करे, और वो जो ऑफिसर होगा वो टाइम बाउंड मैनर में उसका जांच करके फॉरवर्ड करेगा आगे कि उस एम्प्लॉय जिन्होंने ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। क्लियर हो रही है ये चीजें, दैट इज द मेन थिंग। आगे हम बात कर रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए हम प्रोजेक्ट, सो मेन आपको ये जानना है कि व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी, बताइए।
व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी? कैसे हीट ट्रैप है? या वेरी गुड। जो हमारा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, जो रेडिएशन निकल रहा है, तो उससे एनर्जी ही तो निकलता है रेडिएशन के थ्रू वो। और जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो उस समय जो हमारा हीट एनर्जी था, सन से ही निकल कर अर्थ बना था। तो जो हमारा ट्रैप एनर्जी है, ये निकला तो है नहीं, वहां पे ट्रैप है अंडर द स्टोन्स एंड लेयर्स, तो उसके थ्रू एनर्जी बाहर होते रहती है। जैसे मानिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे कोर है एकदम गर्म लावा, ठीक है। फिर मेंटल है, ये भी गर्म है। मानिए यहाँ से कुछ दरार है, छोटा सा पाइप टाइप का है हल्का सा, और इससे होते हुए मैग्मा ऊपर चढ़ जा रहा है, यहाँ सरफेस पे है, सरफेस के काफी करीब आ गया। अब यहाँ पे मानिए जो जो भी मैग्मा निकलेगा, यहाँ मानिए यहाँ तक मैग्मा पहुंच के फिर से ट्रैप हो गया। इसके पीछे ऊपर पत्थर है, पत्थरों से है ना, बीच बीच में पत्थर होते हैं। यहाँ मैग्मा चला गया और यहाँ पे पत्थर है यहाँ, और इस फिर से मैं बताता हूँ। मानिए यहाँ से पाइप वाला दरार है और यहाँ पे कोई पत्थर के अंदर ट्रैप है, स्टोरेज टाइप का है, यहाँ पे पानी है, लेकिन मैग्मा इसके नीचे आके रुक गया है। ऊपर पत्थर है, लेयर है, मैग्मा इसके नीचे आ गया, यहाँ पे रुका है। लेकिन वो मैग्मा तो बहुत गर्म होता है ना, मैग्मा की एनर्जी वेरी हाई, ठीक है। तो ये जो वाटर होगा वो एकदम खोलने लगेगा। इस वाटर का अगर कहीं से निकलने का स्रोत हो गया तो वो गीजर बन के निकलता है। गीजर आप पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, गीजर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि यहाँ से मानिए जो पानी आएगा, नहीं हम जाते हैं कई बार पहाड़ों पे, कहते हैं कि केदारनाथ गए थे, वहाँ एकदम ठंडे नदी के बगल में गर्म पानी आ रहा था, एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार नहीं होता है वहां पे, वो जो पानी आ रहा होता है ऐसे स्रोत से आ रहा होता है जिसके नीचे मैग्मा इकट्ठा होता है। एक बात और समझाऊं, ये कोर है, कोर पूरा एकदम लावा है, पूरा पिघला हुआ आयरन है। मानिए कोई पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर हो गया, कुछ हुआ आपस में, मूवमेंट प्लेट्स का हुआ, प्लेट्स मूव कर गई और उसके बीच में गैप बन गया, मैग्मा ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन सोचिए इसके ऊपर खूब स्ट्रांग वाला पत्थर है, यहाँ पे मैग्मा यहीं तक आ गया, इसको अभी पिघला नहीं पाया उस पत्थर को, मोटा सा पत्थर है। अब इसके मानिए इसमें परकोलेट होके वाटर स्टोरेज हो रहा है उस पत्थर में, ठीक है। अब यहां से जो पानी निकलेगा, मानिए यहां से भी कोई है दरार, जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों पे नीचे से पानी निकलती है, स्प्रिंग एंड अदर थिंग, तो वहां से यहां से जब पानी निकलेगा और नीचे एकदम लावा है तो क्या होगा, एकदम गर्म आएगा। दूसरी चीज की जो और है वो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे भी एस्थेनोस्फीयर होती है, वो भी गर्म है। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा आपने? प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा? प्लेट टेक्टोनिक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि ऊपर प्लेट्स हैं, जो क्रस्ट है वो प्लेट से बना है, और प्लेट्स किसके नीचे है, जैसे अर्थ है उसको डिफरेंट पार्ट में बांटा है। सबसे अंदर कोर है, कोर के ऊपर मेंटल है, और मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। लेकिन मेंटल एंड क्रस्ट का जो एक हल्का सा लेयर मेंटल का ले ले, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर का जो नीचे वाला पार्ट है वो एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर का मतलब, मानिए ये जस्ट इसके नीचे एक गोल सा सर्कल है, लेयर है, और ये प्लास्टिक जैसा पिघला हुआ पदार्थ है, ना ही एकदम सॉलिड है ना ही एकदम लिक्विड है। एस्थेनोस्फेयर का मतलब ना ही एकदम 100% सॉलिड ना ही 100% लिक्विड, वो प्लास्टिक, पिघला हुआ प्लास्टिक के जैसे होता है। उसी पे जो प्लेट है वो मूव करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, सही है ना कॉन्सेप्ट। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, दो प्लेट्स हैं, अगर ऐसे आने लगे तो एस्थेनोस्फेयर से जो लावा है वो निकलेगा, होता है ना, वही बाद में ऊपर मैग्मा बन के निकलता है और बाद में वही पत्थर बन जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जैसे आपका वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहाँ होता है, जहां पे प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, होता है ना। आपने प्लेट का मूवमेंट पढ़ा होगा, प्लेट टू प्लेट दोनों आपस में आते हैं, दोनों एक दूसरे से बाहर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यही तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं क्या कहते हैं इस प्लेट्स को, डाइवर्जिंग प्लेट्स, कन्वर्जिंग प्लेट्स एंड द ट्रांसफॉर्म। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा
डाइवर्जिंग का, जहां पे मैक्सिमम लावा बाहर आएगा, जहां पे ज्वालामुखी आती है। मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मानिए जो ये वाला एस्थेनोस्फीयर है उससे टच हुआ कोई पत्थर है और उसमें वाटर कैसे नीचे जाता है, नीचे परकोलेट करता है वाटर का। एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये हमारा अर्थ सरफेस है, बारिश हुई, धीरे धीरे लेयर से परकुलेट करके वाटर नीचे जाता है, लेकिन वहां पे कहीं पे माने खूब स्ट्रांग वाला पत्थर है तो वहां उसके नीचे वाटर नहीं जाएगा और इसी वाले लेयर पे ये वाटर कलेक्ट होने लगता है। तो वही वाटर स्टोरेज होता है। जब हम नल लगाते हैं तो वहीं से तो पानी आता है ना। नॉर्मल मानिए इसके नीचे मेंटल है, कोई गर्म सरफेस नहीं है। अगर गलती से इस पत्थर के नीचे लावा आ गया हो, लावा का बहुत बड़ा एक सोर्स आ गया हो, तो इसके ऊपर वाला वाटर गर्म हो जाएगा ना। आप पानी में फ्राई पैन पे डालते हैं, नीचे गर्म होने लगता है। क्लियर हो रही है चीजें? तो यहां से अगर मानिए कोई पाइप का सोर्स है और वो गीजर बन के अपने आप पत्थर से फूट के आ रहा है, तो वो गर्म पानी आएगा ना। कभी कभी नेचुरल गीजर में गए हैं आप लोग? केदारनाथ कभी गए हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, पहाड़ों पे ज्वालामुखी, आप जाइएगा पहाड़ों पे, कई जगहों पे होगा नेचुरली गर्म पानी आता है। तो लोग कहते हैं चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो चमत्कार नहीं हो रहा होता है। कुछ जहां पे लावा वाले पत्थरों से कनेक्टेड अगर स्टोरेज होता है और यहां से पानी निकल के आएगा तो वो हमेशा बहुत खोला होता है। हाथ डालेगा एकदम आपका जल जाएगा। तो बगल में आप देखिएगा, केदारनाथ जाइएगा तो बगल में ठंडी नदी बह रही होती है, जो पहाड़ों से जो बर्फ पिघल के आता है वो तो एकदम ठंडा होगा, लेकिन बगल में नीचे से कनेक्टेड वाटर आता है। कई बार आप देखते होंगे थोड़ी पहाड़ी एरिया में अपने आप पानी निकलता है, स्प्रिंग देखा है कभी? ये तो देखा होगा ना, स्प्रिंग, नेचुरल स्प्रिंग। तो क्या होता है, वाटर का नीचे स्टोरेज होता है। एक वाटर का जब पर्कुलेशन हाई हो जाता है तो वो वहां से निकलने लगता है नेचुरल वे में, यही होता है स्प्रिंग। ऐसे में कई बार गर्म जब होने लगती है नीचे की लेयर्स, यहाँ पे लावा पहुंच जाएगा तो ये जो वाटर आएगा बिना गर्म किए बहुत गर्म आता है, एकदम खोलता हुआ वाटर निकलेगा। वही गीजर का कॉन्सेप्ट है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो गीजर पढ़ाया जाएगा आपको। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गीजर। क्लियर हो रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है। अब ऐसे वाटर कई जगहों पे अपने आप होते हैं। अब इस वाटर का, गर्म वाटर का यूज कैसे करें कि इस गर्म वाटर से हम क्या करते हैं, स्टीम बना लेते हैं और स्टीम से टरबाइन कर लेते हैं। जब स्टीम को खूब तेज फ्लो कराएंगे तो टरबाइन नाचेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज ये होती है कि कई इंडस्ट्री में गर्म पानी की जरूरत होती है, तो हम इसी पानी को डायरेक्ट वहां पे यूज कर लेते हैं बिना गर्म किए। तो हमारा जो गर्म करने में पानी गैस जला के लगता है या कोई भी लगता है, वो एनर्जी बच जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी का हम ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का यूज, और भी चीजें यूज हो सकते हैं। जैसे कहीं पे भी गर्म पानी कुछ धोने के लिए यूज होता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जैसे होता है ना कि उनकी सफाई दफाई करने में गर्म पानी का काफी यूज हो जाता है। तो ऐसे चीजों में हम वहां पे इस थर्मल वाटर का यूज करते हैं। तो यही है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्योंकि धरती जो अर्थ है वहां से निकल रहा है, जियो का मतलब जो हमारा अर्थ है वहां से निकल रहा है, और थर्मल मतलब गर्म एनर्जी निकल रहा है। दैट इज द मेन रीजन। क्या क्या सोर्स है, रेडियो एक्टिविटी एंड जो हमारा ये पहले से ही टैप्ड एनर्जी है। जब सन से हम तोड़ के अर्थ बना था तो नीचे तो सब लावा ही था ना, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ है ना। पहले तो पूरा गोला था, धीरे धीरे बारिश हुई, बारिश होके सतहें बनी, नीचे अभी भी तो कोर गर्म ही है, पिघला हुआ है। दैट इज द मेन रीजन। ओके, क्लियर? जियोथर्मल एनर्जी का बहुत यूज है, लेकिन अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस लेवल पे यूज करें कि जैसे हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्योंकि इसमें हम कोयला नहीं जला रहे हैं, डायरेक्ट वाटर का यूज कर रहे हैं गर्म एनर्जी का, एंड इसमें जो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द जियो रिन्यूएबल एनर्जी। एंड अगर इसका यूज करें तो इन्वायरमेंटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दैट इज द मेन। गोदावरी कहाँ पे है? गोदावरी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना में हम बना रहे हैं। आगे चले। ये प्रोजेक्ट नहीं पूछेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पे है। जियोथर्मल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिएगा, नेशनल लेवल पे होगा तब जाके ये पूछेगा। इसका देखिएगा, ये बटरफ्लाई का 4 रिंग दिख रहा है, इसमें तो 6 दिख रहा है, लेकिन मेन ये रिंग होता है जहाँ पे एकदम ब्लू डार्क डार्क होता है, 1 2 3 4।
ये 4 रिंग्ड बटरफ्लाई है। ये इंडिया में जल्दी नहीं पाए जाते हैं, पहली बार पाया गया है और नामदफा नेशनल पार्क में पाया गया है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, इतना आप लिख लीजिए। नामदफा नेशनल पार्क, इट इज इन द अरुणाचल प्रदेश। 4 रिंग्ड बटरफ्लाई चाइना में पाए जाते हैं, लेकिन आंध्रा आप देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जस्ट चाइना से बॉर्डरिंग है, इसीलिए कभी कभी आते हैं। और नामदफा नेशनल पार्क दैट इज फेमस। एक चीज और देखिएगा, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये एक एनजीओ का एग्जाम्पल है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम करता है, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन, दैट इज वेरी फेमस। ये रिपोर्ट भी निकालता है कंजर्वेशन से रिलेटेड कि कौन कहाँ पे स्पीसीज नए मिले हैं। दिस इज नॉट गवर्नमेंटल बॉडी, दिस इज द नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, दिस इज द एनजीओ, खुद का रिपोर्ट करते हैं और खुद का ये पब्लिश भी कर नहीं, उसका नाम ही है नॉन। एनजीओ का मतलब ही होता है कि क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ लेकिन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर कई जगहों पर उनका ऑफिसर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो एनजीओ से कांटेक्ट करके चीजें करवाते हैं। प्रेशर ग्रुप होता है कि प्रेशर ग्रुप विदाउट, जैसे मानिए यहाँ के जो जितने भी साहबगंज के दुकानदार हैं वो एक ग्रुप बना लें, और कोई भी अगर टैक्सेशन से रिलेटेड है कि उस मंडी में घुस रही है, उस पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो क्या करें, वो विरोध करना स्टार्ट कर दे, प्रेशर बना दे गवर्नमेंट पे और टैक्स कम करवा दे, तो वो होगा प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब किसी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ होता है वो किसी प्रेशर से नहीं हो, वो आम पब्लिक के लिए जो होता है कि जैसे जहाँ पे वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उनके लिए काम करता है। प्रेशर ग्रुप का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा, एनजीओ का इंटरेस्ट नहीं होगा। एनजीओ का ओवरऑल इंटरेस्ट होगा, दे विल बी वर्किंग फॉर द सम ऑफ द वीकर सेक्शन, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप बड़े बड़े लोगों के होते हैं, जो इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर, उनके खिलाफ कोई टैक्स बढ़ता है तुरंत वो रोड पे आ जाते हैं, प्रेशर बना के गवर्नमेंट से हटवाते हैं। तो ये होता है प्रेशर ग्रुप, जो उनके इंटरेस्ट के लिए काम करे। ओके, प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप काफी ओवरलैपिंग है। इंटरेस्ट ग्रुप भी ऐसे ही होता है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना बना के रखती है। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम की फेमस सबसे क्लासिकल डांसर थी। ओके, भरतनाट्यम किस स्टेट से बिलोंग करता है? केरला। कितने लोगों को लगता है केरला? अच्छा, आपका यूपी से, आप बताइए केरला या यूपी? आप भी यूपी? तमिलनाडु। केरला का क्या है? मोहिनीअट्टम, कुछ कथक। हाँ, कथक है जो नवाब लोग अपने वो कोर्ट में देखते थे, दैट इज द कथक। भरतनाट्यम दैट इज मेनली, ये सबसे ओल्ड क्लासिकल पाया जाता है। अभी आप आर्ट एंड कल्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इतना जानिए कि दिस बिलोंग फ्रॉम द तमिलनाडु एंड दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डांस जो अभी क्लासिकल डांस में आता है। ओके, ये द्रविडियन स्टाइल का डांस है, साउथ का जो होता है द्रविडियन। नोट कर लिया? ये सुंदर सुंदर पहाड़ और सुंदर सुंदर जो टेम्पल हैं, ये हम्पी है। अभी विजयवाड़ा, विजयनगर, अभी भी ये टेम्पल आपको दिख रहा है, ये वाला रथ 50 का नोट आप देखिएगा, उस पे ये वाला रथ आपको दिखेगा, दैट इज इन द हम्पी। ये बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी है, जो तुंगभद्रा रिवर है उसके किनारे है। ये जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर को बनाया गया था 1336 में, और 1570 तक ये एग्जिस्ट किया था। 1570 में, 1570 में इसका डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, इसके जो सबसे फेमस ये टेम्पल दिख रहा है, दैट इज द विजय विट्ठला टेम्पल। विजय विट्ठला ये
लॉर्ड कृष्णा के ही रूप माने जाते हैं। विरूपक्षा भी बोलते हैं, विरूपक्षा टेम्पल। ओके, 1336 से 1570 तक इसका ड्यूरेशन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अब दिक्कत ये है कि ये बहुत सीनिक ब्यूटी है, काफी पत्थर वहां पे आसपास थे, उसी से ये मंदिर पत्थरों से बनाया गया था। अब दिक्कत है कि आदमी का लालच पत्थर उखाड़ उखाड़ के बेचना स्टार्ट कर देता है, मार्बल ये सब चीजें, और भी पत्थरों का यूज है, जैसे हमारे मकान बनाने में, कुछ भी बनाने में, रोड बनाने में, वी आर यूजिंग द स्टोन्स। अब आदमी यहाँ खोद रहा है। अब दिक्कत ये है कि पहाड़ी एरिया, यहाँ पे दिक्कत है कि जब जब आपका पत्थर ऐसे है, यहाँ से आपने खोदना स्टार्ट किया, धीरे धीरे दिखेगा नहीं, लेकिन आपने 1 साल 2 साल 10 साल बाद क्या होता है, वो पूरा का पूरा खोखला हो जाता है, और थोड़ा भी प्रेशर बना, जैसे आपने खोद दिया नीचे का ऐसे, वो कभी भी स्लिप कर सकता है। दैट इज द मेन रीजन, और यहाँ पे यही मेन इश्यू हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक तुंगभद्रा ओटर कंजर्वेशन रिजर्व भी है। ओटर क्या होता है? व्हाट इज द ओटर? उदबिलाव का नाम सुना है? उदबिलाव देखा है आप लोगों ने? देखा है, सुना है नाम? अच्छा, गुड, यही तो है। ये कॉर्निवोरस होता है, मतलब मांसाहारी होता है, मार के खाता है चीजों को। ओके, जो विजयनगर एम्पायर है ये वाला एरिया है, तो अभी तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट है। दैट इज द एक्सटेंट। ठीक है, विजयनगर का कैपिटल जो था वो हम्पी था। अभी भी बहुत खूबसूरत है, अभी भी आप जाइएगा, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी भी है और कल्चरल ब्यूटी दोनों वहां पे दिखता है। पत्थर खूब सुंदर सुंदर, नदी बगल में बहती है तुंगभद्रा, और उसी के बगल में पहाड़ों, हल्का सा पहाड़ है, मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, उस पे वहां पे यू हैव द टेम्पल्स एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर। इसके जो सबसे बड़े वो थे किंग, कृष्णा देवराया थे। एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है, आप लोग पढ़िएगा, थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2। इसमें काफी इन लोगों का दिया हुआ है। जो इनके मेन किंग थे, कृष्णा देवराया थे, एंड उनका जो सबसे फेमस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अमुक्त मलयाला। दैट इज द मोस्ट फेमस बुक। तेलुगु में लिखा है, तो वो उनका जो लैंग्वेज था वो तेलुगु था, तो प्लीज नोट डाउन। गोपुदम्स पता है क्या होता है आप लोगों को? व्हाट इज द गोपुदम्स? जो नॉर्थ और साउथ में मंदिरों का जो मेन डिफरेंस है ना, जैसे हमारे वहां जो नागरा स्टाइल है, नागरा स्टाइल के जो मंदिर होते हैं, बीच वाला मंदिर खूब बड़ा होगा, जहां भगवान की मूर्ति रखी रहती है, वो वाला खूब ऊंचा होता है। आप देखते होंगे, आप यहाँ पे गोरखनाथ में भी जाइए, तो जहां पे भगवान की मेन है, वो वाला खूब बड़ा है, ऊंचा ऐसे शिखर जो बनाते हैं। लेकिन जो साउथ में टेम्पल्स होते हैं, उन्हें द्रविड़ा स्टाइल कहते हैं, और वहां पे गेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। गेट से ही लगेगा कि मंदिर में अंदर जाएगा तो उतना बड़ा नहीं होगा जितना गेट भव्य बनाते हैं, वहीं से लगेगा कि कितना भव्य मंदिर है। तो उसका, उसी को गोपुरम कहते हैं। जो बड़े बड़े गेट बनते हैं, जैसे एक ही है, ये आपका गोपुरम दिख रहा है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, उसका है, तंजावुर में। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल इज वेरी फेमस। ठीक है, ये विजयनगर टेम्पल आप लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो यू विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंग। कृष्णा देव राया को आप पढ़ेंगे, और उनका जो बुक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, रामा राया जो उनके थे, सबसे लास्ट में हुए थे, ये भी फेमस थे, लेकिन इन्हीं के टाइम पे तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो विजयनगर एम्पायर था डिस्ट्रॉय हो गया था। उसमें जो रामा राय थे, इनको हरा दिया था। जो वहाँ के डेक्कनी सल्तनत थे, 4-5 जो इस्लामिक एम्पायर थे, मुस्लिम, वो उन्होंने मिल के हरा दिया, क्योंकि इनकी हेजेमनी होने लगी थी। पहले बैलेंस ऑफ पावर चलता था। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब छोटे छोटे राज्य हैं और एक दूसरे से इतने ज्यादा ताकतवर ना हो कि आराम से हरा दें, तो तब तक सारे एम्पायर खुश रहते थे कि ये राजा, ये राजा, ये राजा, सब चारों आपस में आस पास हो, बराबरी में। लेकिन जब एक राजवाड़ा बहुत शक्तिशाली होने लगता था, तो और राजवाड़ों को दिक्कत होती थी, वो आपस में मिलके हरा देते थे। तो वही जो 3-4 बचे थे मुस्लिम सल्तनत, उन्होंने मिलके इनके खिलाफ लड़ा और हरा दिया। ये काफी ज्यादा डोमिनेंट होने लगे थे, मानना जाता था कि ये एक को कभी भी हरा सकते थे, हरा भी दिया था मैक्सिमम को। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग।
ये क्वायरिंग देख रही है, कितने पत्थर हैं, सीनिक ब्यूटी है, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं आसपास। नेक्स्ट न्यूज जो यहाँ एल्जाइमर से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो टेस्ट है प्रीसीवीटी AD2 टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट आया है, दैट इज फॉर द एल्जाइमर। पहले एल्जाइमर के लिए काफी दिक्कत होती थी, टेस्टिंग का जो प्रोसेस था बहुत लंबा था, लेकिन अभी हमने ये कर दिया तो इससे हम आसानी से टेस्टिंग करेंगे और आसानी से डिटेक्ट करेंगे, तो हमारा जो एल्जाइमर की जो दवाई होती है रिवर्स करने में इजी रहेगा। अभी थोड़ा थोड़ा ही आदमी भूलने लगे तो ये ब्लड टेस्ट देके करा सकता है। तो आप लोग अब जाके कभी कभी आपको लगे कि चीजें याद नहीं हो रही हैं तो साल में एक बार एल्जाइमर टेस्ट करा लीजिएगा जब चीजें याद ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज, व्हाई डिड द कोर्ट रिविजिट द सब कोटा? क्या है ये, बहुत पढ़ा है, आप लोग बताइए। 2-3 दिन से तो मैं बता रहा हूं। व्हाट इज दिस? अभी तक क्या समझ पाए? SCs के लिए क्या? ताकि उनको हटा के जो सच में पिछड़े हैं, सच में वंचित रह गए, उनके लिए हम लगा दें। क्या हमने इसमें एक केस पढ़ा था इसके पहले, जो केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था कि अलग अलग, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था ऑलरेडी, स्टेट्स इस पे लॉ बनाते थे, जैसे हमने पढ़ा था पंजाब ने, कल पढ़ा था ना, किसके लिए बनाया था? मजहबी सिक्स के लिए बनाया था कि उनमें हम क्लासिफाई कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब अनटचेबल्स रहे हैं, सबके साथ भेदभाव है तो वो एक जैसे हैं, होमोजीनियस है। लेकिन अभी हमने कहा होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस का मतलब सब एक जैसे, हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंस है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जो पुराना जजमेंट था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट बदल सकता है अगर उससे ज्यादा का बेंच हो, तब होता है ना कि बेंच ज्यादा होना चाहिए, पहले 6 जज हो तो अगली बार उसके लिए 7 जज हो तो फिर 9 जज होंगे, फिर 11 जज होंगे। तो अभी क्या है, अभी बदल दिया। ईवी चिनैया केस था जिसमें बोला था कि होमोजीनियस है, कोई कम्युनिटी में डिफरेंस नहीं है, और होमो इसी में ईवी चिनैया ही केस में बोला था कि जो हम क्लासिफिकेशन का जितना भी पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, यूनियन के पास है। इस जजमेंट में बोला है कि क्लासिफिकेशन का पावर स्टेट्स के पास है। अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है, आप समझिएगा। जो एससीज का लिस्ट डिक्लेयर करेंगे एसटी का, अभी भी पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट उन्होंने लिस्ट बना दिया कि ये लोग इस कैटेगरी में आएंगे। जो प्रेसिडेंट अभी भी जो लिस्ट होगा एससी का, वो कहां से ऑर्डर पास होगा? प्रेसिडेंट लिस्ट बना के दे दिया कि ये कास्ट इसमें आएंगे। लिस्ट में अभी भी स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, लिस्ट बनाने का और फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट का है। स्टेट सिर्फ क्लासिफाई कर सकता है कि इस लिस्ट के ये लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, ये नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। समझ में आ रहा है ये चीजें? ये बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि कोई कास्ट बाहर है उसको उठा के कह दे एससी हो गया। जैसे मानिए यादव अभी ओबीसी में है, अब उसको उठा के नहीं कह दिए कि स्टेट एससी लिस्ट में, वो प्रेसिडेंट ही करेगा। फाइनल पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेट कर सकता है। क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर? यही इस आर्टिकल में इन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है दैट इज स्टिल देयर। हाँ, यहां पे है कि जो प्रेसिडेंट का पावर आर्टिकल 341 है, 341 342 के थ्रू प्रेसिडेंट एससीज एंड एसटीज का लिस्ट डिक्लेयर करता है। तो ये अभी भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही रहेगा, बट क्लासिफिकेशन विल बी गिवन टू द स्टेट्स नाउ। इससे पहले बहुत से बनाते थे स्टेट्स, लेकिन उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता था। चीजें क्लियर हो रही हैं? यही इस न्यूज में है, अभी रिपीटेशन है जो हम लोग पढ़े थे, क्यों क्लासिफिकेशन है, क्या है, क्या दलीलें हैं। जैसे जजों का इस पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किस जज ने क्या बोला। एक जज ने कहा है कि अनइक्वल को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, ये भी इनजस्टिस है, तो हम इनजस्टिस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें अनइक्वल है तो उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। दैट इज मेन थिंग। ये आर्टिकल 341 वाला याद रखिएगा। अभी भी जो पावर है एससीज एंड एसटीज का डिक्लेरेशन का, कोई कास्ट किस लिस्ट में रहेगा, फाइनल अभी भी अथॉरिटी यूनियन के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है।
प्रेसिडेंट पहले ऑर्डर करता है और पार्लियामेंट लॉ बना के उनको फाइनलाइज करता है, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो अभी स्टेट कर सकते हैं। लास्ट न्यूज जो वायनाड है, ये इसको भी हमने बहुत डिस्कस किया, तो आप लोग बताइए क्या क्या अभी तक आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कि क्या था क्या नहीं था, मेन मेन चीज क्या याद आ रहा है वायनाड जब आ रहा है तो? हम्म। और क्या, एक दिन और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था? हम्म। और हमने 2 रिपोर्ट भी पढ़ा था, कौन कौन सा रिपोर्ट पढ़ा था? पूरे वेस्टर्न घाट पे। 67% वेस्टर्न घाट को उन्होंने इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया था। दूसरा रिपोर्ट के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आया था, उन्होंने 37 ही रखा था और चीजों को बोला था कि वो हम यूज कर सकते हैं। इन्होंने एकदम वायनाड का जहाँ पे जिस गांव में आया है गाडगिल ने यहाँ तक बोला था यही सबसे सेंसिटिव है। गाडगिल के जो रिपोर्ट था उस गांव को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये सेंसिटिव है, यहाँ पे मत कीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वहां पे डेवलपमेंट अपना क्वायरिंग ये सब कंटिन्यू रखा है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, अभी क्यों इस एरिया में होने लगा है? एक रीजन है कि बहुत ज्यादा बारिश आने का ये भी कारण है कि जो अरेबियन सी है उसमें एक तरीके से काफी ज्यादा वार्मिंग हो रही है। वार्मिंग होगी तो पानी ज्यादा निकलेगा, पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा ना, इवेपोरेट होगा, बादल ज्यादा बनेंगे, बगल में वेस्टर्न घाट पहाड़ियां, बादल आया चढ़ा, बारिश होगी। तो ये रीजन है कि यहाँ पे काफी ज्यादा आ रहा है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, दूसरी चीज है कि कंटिन्यूअसली इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट है कि वो प्लांटेशन का जो अंग्रेजों ने करा, देखिए टी एंड कॉफी हमारा नहीं है, अंग्रेजों ने लाके हम में इंट्रोड्यूस किया, नेचुरली नहीं है, भले 200-300 साल जितने से हो रहा है, बट नेचुरली टी एंड द प्लांट ये कॉफी नहीं होती थी। और अंग्रेजों ने उसको कॉमर्शियल ग्रेड पे करना शुरू किया। कॉमर्शियल ग्रेड पे आप करते हैं तो क्या करते हैं, जो नेचुरल पेड़ है, मानिए उसमें कटहल का पेड़ है, उसमें और भी जो पेड़े हैं वो आप काट देंगे और केवल क्या लगा देंगे, टी एंड द कॉफी। और मोनो जब कल्चर हो जाता है तो नीचे की डाइवर्सिटी है वो नहीं बचती है। जैसे आप जंगल में जाते हैं तो नीचे आप देखते होंगे, नीचे बेत का पेड़ होगा, फिर वहां पे टीक का पेड़ होगा, और भी 10 तरीके के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, और भी आप जाइएगा कभी जंगल में चलना मुश्किल हो जाता है, कटीले इतने, और भी चीजें होती हैं, नीचे लेयर नहीं दिखता है जमीन का, ऊपर भी तो होती है काई और ये सब चीजें। लेकिन आप नॉर्मल जब आप प्लांटेशन करते हैं, भले आप पेड़ 100 लगा देते हैं, लेकिन नीचे का जो लेयर होता है उतनी डाइवर्सिटी नहीं होती है, आप उसको साफ करवाते रहते हैं, बाद बाद आपका इंटरफेरेंस होता है। लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्टेड एरिया होता है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, बार बार नहीं जा रहे होते, बार बार उसमें हल और ये सब चीजें नहीं चला रहे होते, हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे होते, तो डाइवर्सिटी का बहुत इंपैक्ट होता है। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है उसकी जो सॉइल होती है वो बंधी होती हैं पेड़ों की जड़ों से और भी चीजों से, और जो आर्टिफिशियल होता है वहां पे उतनी बंधी नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती है, दैट इज द अदर रीजन कि उसमें जब पानी का बहाव होता है तो वो बह जाता है, लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट नहीं बहता है। आर यू गेटिंग ना? नेचुरल फॉरेस्ट को बहने के लिए बहुत ज्यादा वाटर फ्लो की जरूरत होती है, तो दैट इज द अदर थिंग। पहला रीजन की बारिश ज्यादा हो गया क्योंकि वार्मिंग हो रही है। दूसरी चीज आपने मोनोकल्चर कर दिया, तो पहले से ज्यादा बारिश हो रहा है तो फ्लो ज्यादा हो रहा है, और जब आपने मोनोकल्चर किया तो जमीन का भी जो जकड़न था वो कम कर दिया, तो अब ज्यादा लैंडस्लाइड के चांसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं, दैट इज द अदर रीजन, ये इन्होंने लिखा है। फिर हम दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अभी मैं बता रहा था ना कि जब आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग करके खोखला कर देते हैं जमीन को, तो नीचे से जो स्लाइडिंग होती है या नीचे से जो डिस्प्लेसमेंट होता है जमीन का वो बहुत कॉमन हो जाता है। ये भी चीज है, माइनिंग उस एरिया में काफी थी तो वहां पे भी हो रही है। ठीक है, यही चीज इन्होंने कहा है कि ड्राई सॉइल का रन ऑफ ज्यादा तेजी से होने लगता है। जो गैडगिल थे उन्होंने 3 जोन में डिवाइड किया था, यही है कि इन्होंने आगे यही लिखा है कि जितनी भी एरिया थी उनको ऑलरेडी उन्होंने जोन 1 में रखा था, जिस जिस एरिया में ये लैंड स्लाइड हुआ है। और अभी देखते हैं कि इन सब एरिया में आपने इको टूरिज्म स्टार्ट किया था, वायनाड में एक नए तरीके का टूरिज्म स्टार्ट किया, उसको मानसून टूरिज्म बोलने लगे हैं।
जो मानसून टाइम में लोगों को वो ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए वहाँ रुकिए, होम स्टे के लिए वो सस्ते में रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत नेचुरली वो ब्यूटीफुल एरिया भी है, लेकिन ये है कि उसको एक तरीके से रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। जैसे के कस्तूरीरंगन का यहाँ पे जिक्र है और गाडगिल रिपोर्ट का है कि कस्तूरीरंगन ने 67% को कह दिया था कि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होगा, के कस्तूरीरंगन ने घटा के इसको 37% कर दिया था। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है ये कि दो रिपोर्ट याद रहेगा ना, जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। ये रिपोर्ट लिख देंगे तो आपके मार्क्स थोड़ा अलग होगा, आप स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं। और ये सब चीजें लिख सकते हैं कि क्या रीजन है कि वहां पे जल्दी से स्लाइडिंग होने के चांसेस जब बढ़ रहे हैं। आंसर इस पे दिया जाए तो लिख लेंगे। सोल्यूशन में क्या होना चाहिए कि एक तो आप कस्तूरीरंगन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरी चीज है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। जैसे भले अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दे दिया था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें था कि येलो वार्निंग थी पहले। येलो का मतलब कि सब कुछ मॉडरेट है, कोई इतनी घटना नहीं घटेगी, आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि जिस दिन स्लाइड आया है उसके बाद इन्होंने रेड करा है, देखा कि आ गया स्लाइड, उसके बाद रेड दिखा दिया कि रेड हमने पहले दिया था, लेकिन रियलिटी में पहले येलो था। येलो का मतलब सब कुछ सही है, उतना एक्शन की जरूरत नहीं, बस हल्का सा सावधानी रखिए। बाद में इन्होंने रेड किया, तो दैट इज द मेन थिंग। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम की अभी भी कमी है, इंडिया डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। होता है ना कि बारिश जब बादल बन रहे हैं तो आपका साइंस इतना मजबूत होना चाहिए कि बता देना चाहिए कि इवेपोरेशन ज्यादा आ रहा है, क्लाउडिंग ज्यादा हो रही है, अब बारिश ज्यादा होगा, क्लाउड बस्ट होगा तो आगे लैंडस्लाइडिंग के चांसेज हैं, तो लोग बच के रहते हैं। तो वार्निंग सिस्टम सही होना चाहिए, दैट विल बी ऑन द सजेशन। ओके, जैसे यहाँ पे मैं बताया ना कि मानसून टूरिज्म होम स्टे ये सब भी उस एरिया में लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिस एरिया में गाडगिल ने कहा कि यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें क्लियर है। इसी पे आज एक क्वेश्चन अभी मैं आपको पोस्ट करूंगा, अभी तो इसमें नहीं दिया है, दैट विल बी द क्वेश्चन का जो मेंस का होगा ये इसी पे होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। तो यहीं पे हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट। अभी आपका